हेलो गाइज, सार्थ एकेडमी के पॉलिटिकल साइंस सीरीज में आपका स्वागत है। अभी हम पॉलिटिकल साइंस सीरीज के अंतर्गत एक प्रमुख राजनीतिक अवधारणा संप्रभुता के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। इससे पहले हमने इसका जो पिछला वीडियो देखा था उसमें हमने संप्रभुता का अर्थ तथा उसकी विशेषता के बारे में अध्ययन किया था। इस वीडियो में हम संप्रभुता के प्रकार तथा उसकी व्याख्या को देखेंगे। इससे पहले कि हम अब आगे अध्ययन करना शुरू करें, आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और यदि आप इस पॉलिटिकल साइंस सीरीज से जुड़ना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए अब हम संप्रभुता का वर्गीकरण देखते हैं। तो संप्रभुता का वर्गीकरण सबसे पहले हम दो आधार पर करते हैं। एक तो है स्वरूप के आधार पर और दूसरा है निवास के आधार पर। स्वरूप के आधार पर हम देखते हैं संप्रभुता दो प्रकार के हैं। एक है बहुलवादी संप्रभुता और दूसरा है पहला है एकलवादी संप्रभुता और दूसरा है बहुलवादी संप्रभुता। ये दो प्रकार जो है वो निवास के आधार स्वरूप के आधार पर है। जब हम निवास के आधार पर देखते हैं तो इसके भी दो प्रकार दिखते हैं। एक तो है कानूनी संप्रभुता और एक है वास्तविक संप्रभुता। पुनः हम जब कानूनी संप्रभुता को देखते हैं तो कानूनी संप्रभुता भी दो प्रकार के होते हैं। एक है विधि सम्मत संप्रभुता, इसको इंग्लिश में डी ज्यूरे कहा जाता है, डी ज्यूरे सोवरेनिटी, और दूसरा है तथ्य सम्मत संप्रभुता, इसको डी फैक्टो सोवरेनिटी कहा जाता है। इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि इससे भी क्वेश्चन पूछता है, कभी पूछ देगा कि विधि सम्मत संप्रभुता किसे कहते हैं या तथ्य सम्मत प्रभुसत्ता किसे कहते हैं। जब हम वास्तविक प्रभुसत्ता को देखते हैं तो वास्तविक प्रभुसत्ता के भी दो प्रकार हैं। पहला है लोकप्रिय प्रभुसत्ता जिसको पॉपुलर सोवरेनिटी कहते हैं और दूसरा है राजनीतिक प्रभुसत्ता जिसको कि पॉलिटिकल सोवरेनिटी कहा जाता है। तो इस प्रकार हम संप्रभुता का जब वर्गीकरण देखते हैं तो दो आधार पर देखा हमने, एकलवादी और बहुलवादी, और निवास के आधार पर जब हम देखते हैं तो देखते हैं कि कानूनी और वास्तविक। कानूनी में विधि सम्मत और तत्सम्मत संप्रभुता और वास्तविक में लोकप्रिय संप्रभुता और राजनीतिक संप्रभुता। अब हम इसका एक एक करके डिटेल में देखते हैं कि एकलवादी क्या है, बहुलवादी संप्रभुता क्या है, विधि सम्मत क्या है, तत्सम्मत क्या है, इसके बारे में थोड़ा बहुत हम जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले हम एकलवादी संप्रभुता को देखते हैं। जब हम कहते हैं कि एकलवादी संप्रभुता क्या होता है तो उसमें यह है कि इस संप्रभुता में जो राज्य होता है, राज्य ही प्रभुसत्ताधारी होता है, यानी प्रभुसत्ता का निवास जो है वो राज्य में होता है। लेकिन राज्य चूंकि अमूर्त धारणा है, राज्य इस सब प्रभुसत्ता का प्रयोग कैसे करेगा स्वयं में, क्योंकि वो स्वयं में एक अमूर्त है। तो इसलिए इस प्रभुसत्ता का जो प्रयोग होता है वो मानव निर्मित सरकार द्वारा इस सत्ता का, प्रभुसत्ता का प्रयोग होता है, यानी कि मानव निर्मित सरकार ही इस प्रभुसत्ता का वास्तविक प्रयोग करता है। आप देखते हैं कि ये मानव निर्मित सरकार जो है वो या तो राजतंत्र हो सकता है या कुलीन तंत्र हो सकता है या प्रजातंत्र हो सकता है, किसी भी तरीके का हो सकता है। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि जब मानव निर्मित सरकार द्वारा जब प्रभुसत्ता का प्रयोग होगा तो ये प्रभुसत्ता या तो किसी एक व्यक्ति में निवास करेगा या फिर व्यक्तियों की संस्था में या फिर व्यक्तियों की एक संस्था में। इसी आधार पर इसको एकलवादी प्रभुसत्ता कहा जाता है, क्योंकि यह या तो एक व्यक्ति में या एक संस्था में निवास करता है। यह विभिन्न व्यक्तियों में या विभिन्न संस्थाओं में विभाजित होकर के इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है, इसलिए इसको एकलवादी प्रभुसत्ता कहा जाता है। जब एक व्यक्ति में निवास करता है तो ये राजा या राजतंत्र कहलाता है। जब व्यक्तियों की संस्था में निवास करता है तो यह दो तरह का हो सकता है, या तो यह संस्था जो है कुछ व्यक्तियों का हो सकता है। जब कुछ व्यक्तियों का होगा तो ये फिर कुलीन तंत्र कहलाएगा, और या तो समस्त व्यक्ति का हो सकता है। यदि समस्त व्यक्ति का संस्था है तो फिर ये क्या कहलाएगा, लोकतंत्र कहलाएगा। लेकिन कोई भी संस्था हो, जब एकलवादी संप्रभुता की बात होती है तो वो एक ही जगह निवास करेगा, या तो एक व्यक्ति में या व्यक्तियों की एक संस्था में, यानी कि राजतंत्र में राजा में निवास करेगा, कुलीन तंत्र में जो कुछ व्यक्तियों की संस्था है उसमें निवास करेगा, लोकतंत्र में या तो यह संसद में निवास करेगा या फिर मंत्रिपरिषद में निवास करेगा, किसी एक जगह ही निवास करेगा। यह विभिन्न संस्थाओं में बटा हुआ नहीं रहेगा। जब एकलवादी संप्रभुता देखते हैं तो इसमें राज्य को सर्वोच्च माना जाता है। ये कहा जाता है कि राज्य सर्वोच्च है और व्यक्ति जो है, जो व्यक्ति इसके निवासी है, नागरिक हैं, वो व्यक्ति इसके अधीन होते हैं, इसके अधीन है।
राज्य जो है सर्वोच्च है, व्यक्ति इसके अधीन है, इसीलिए राज्य के पास ही सारे अधिकार हैं। अधिकार सिर्फ राज्य के पास है और अधिकार राज्य के पास, और कर्तव्य जो है वो व्यक्ति के पास। कहने का अर्थ यह है कि जब एकलवादी संप्रभुता का जब हम संकल्पना देखते हैं तो वो राज्य में ये संप्रभुता निवास करता है और इस कारण से यह राज्य जो है सर्वोच्च कहलाता है, और जो इसके अंदर निवास करने वाले व्यक्ति हैं या संस्था है ये सभी जो हैं इसके अधीन होते हैं, और राज्य के अंतर्गत इस व्यक्ति का इस राज्य के विरुद्ध कोई अधिकार नहीं होता है। अधिकार सारे राज्य के पास होते हैं, व्यक्ति का सिर्फ कर्तव्य होता है कि वह राज्य के आदेश का पालन करे, राज्य के नियम व्यवस्था का पालन करे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इसमें राज्य जो है सर्वोच्च होता है। यह राज्य जो है आंतरिक और बाह्य दोनों रूप से सर्वोच्च एवं स्वतंत्र होता है। आंतरिक व बाह्य दोनों रूप से सर्वोच्च एवं स्वतंत्र होता है। आंतरिक रूप से किस तरह यह स्वतंत्र है जब अपने लोगों के लिए नीति बनाता है, और बाह्य रूप से यह किस तरह स्वतंत्र है जब राज्य अपने ही समान अन्य राज्यों के साथ संबंध बनाता है और उसके लिए वो जब वो नीति बनाती है तो उस संदर्भ में यह स्वतंत्र रहती है। तो इस प्रकार एकलवादी संप्रभुता को हम देख लिए। एकलवादी संप्रभुता के जो समर्थक हैं, समर्थक में बोधा, देखिए ये बोधा जो है संप्रभुता के सिद्धांत के जन्मदाता है। संप्रभुता के सिद्धांत के जनक माने जाते हैं। ये पहला विचारक है जो संप्रभुता का सिद्धांत दिए थे। उसके बाद है हॉब्स। हॉब्स को कानूनी संप्रभुता के सिद्धांत का पहला विचारक माना जाता है। कानूनी संप्रभुता के सिद्धांत का प्रथम प्रतिपादक। हॉब्स के बाद ग्रोसियस आते हैं। ग्रोसियस जैसा कि आपको पता है कि अंतर्राष्ट्रीय संप्रभुता की बात करेंगे। ग्रोसियस अंतर्राष्ट्रीय संप्रभुता। उसके बाद आते हैं बेंथम और ऑस्टिन। ये प्रमुख विचारक हैं जो एकलवादी संप्रभुता के समर्थक माने जाते हैं। इसमें देखिएगा, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि संप्रभुता के सिद्धांत का सबसे प्रथम प्रवर्तक कौन है, तो बोधा है। और कानूनी संप्रभुता सिद्धांत के प्रथम प्रतिपादक कौन है, तो ये हॉब्स हैं। और अंतर्राष्ट्रीय संप्रभुता के प्रतिपादक भी पूछा जाता है तो ये ग्रोसियस हैं। जो बहुलवादी संप्रभुता के जो समर्थक हैं, जो वो सबसे पहले तो वो एकलवादी संप्रभुता की आलोचना करेंगे। शुरुआत इसी से करेंगे, एकलवादी संप्रभुता की आलोचना पहले करेंगे और उस आलोचना के बाद अपनी बात रखेंगे। आलोचना में सबसे पहले कहेंगे कि जो एकलवादी संप्रभुता है वो क्या कहता है कि राज्य सर्वोच्च है और व्यक्ति इसके अधीन है, इसीलिए इस व्यक्ति को राज्य के प्रति अनन्य निष्ठा रखनी चाहिए। कहा जाता है कि व्यक्ति जो है कई सारे समुदायों, कई सारे संस्थाओं का सदस्य होता है, लेकिन उसमें राज्य जो है वो सबसे सर्वोच्च है। इसलिए व्यक्ति से जो अनन्य निष्ठा है वो केवल राज्य ही प्राप्त कर सकता है, अन्य कोई संस्था नहीं, या राज्य के आज्ञा का ही पालन व्यक्ति सर्वोच्च रूप से करेगा, अन्य संस्थाओं का नहीं। यदि राज्य के विपरीत कोई संस्था आदेश देता है तो वो व्यक्ति उस संस्था के आदेश का पालन न करके राज्य के आदेश का पालन करेगा। तो सबसे पहले बहुलवादी ये कहेंगे कि जो ये व्यक्ति है, व्यक्ति क्या करता है, कई संस्था बनाता है। किस लिए? कई संस्था किस लिए बनाता है? हितों की पूर्ति के लिए। इसी संस्था में राज्य भी एक संस्था है जिसके माध्यम से वो अपने हितों की पूर्ति करता है। तो जब राज्य भी एक ऐसी संस्था है जो व्यक्ति के हितों की पूर्ति के लिए बनाया गया है, तो फिर जिस तरह से अन्य संस्था व्यक्ति के हितों की पूर्ति करता है, उसी तरह से राज्य भी व्यक्ति के हितों की पूर्ति करता है।
तो हम राज्य के प्रति अनन्य निष्ठा कैसे रखें? हमें तो अन्य संस्थाओं के प्रति भी निष्ठा रखनी पड़ेगी। तो इस प्रकार यह कहता है कि व्यक्ति जो है वो सिर्फ और सिर्फ राज्य के प्रति ही निष्ठा नहीं रखनी चाहिए, बल्कि उनको उन सभी संस्थाओं के प्रति भी निष्ठा रखनी चाहिए जिस संस्था के द्वारा उनके हितों की पूर्ति हो रही है। तो इस प्रकार यह जो बहुलवादी हैं वो राज्य को अन्य संस्थाओं के बराबर लाके रख देते हैं। राज्य और अन्य संस्था दोनों जो है बराबर मानते हैं। वो कहते हैं कि राज्य केवल इतना महत्वपूर्ण रखता है अन्य संस्थाओं से कि यह अन्य संस्थाओं में एक सामंजस्य बैठाने का काम करता है, व्यवस्था बैठाने का काम करता है, और कोई इसका अतिरिक्त महत्व नहीं है। राज्य भी अन्य संस्थाओं के समान ही एक संस्था है। इसलिए व्यक्ति जो है सिर्फ इसी की अनन्य निष्ठा नहीं रखेगा, बल्कि वह अन्य संस्थाओं के प्रति भी निष्ठा रखेगा। इस प्रकार यह राज्य की जो सर्वोच्चता का सिद्धांत है वो सर्वोच्चता के सिद्धांत का खंडन कर देता है कि राज्य सर्वोच्च नहीं है, बल्कि जिस तरह से अन्य संस्थाएं व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है उसी तरह राज्य भी महत्वपूर्ण है। और यदि राज्य कोई आदेश देता है और अन्य कोई संस्था भी आदेश देता है और दोनों में विरोधाभास की स्थिति है, तो व्यक्ति को उस आदेश का पालन करना चाहिए जिससे उसके हितों की पूर्ति हो रही है, न कि राज्य के निरंकुश या असीमित अधिकार के अधीन उनको रहना चाहिए। साथ ही ये भी कहेंगे कि जो अन्य संस्थाएं हैं वो भी कहीं ना कहीं व्यक्ति के लिए कुछ न कुछ नियम बनाते हैं, कुछ न कुछ व्यवस्था बनाते हैं। तो संप्रभुता केवल राज्य में ही निवास नहीं करता है, बल्कि अन्य संस्थाओं में भी संप्रभुता निवास करता है। और संप्रभुता को ये विभाजित करते हुए एक तरह से संप्रभुता के सिद्धांत का ही खंडन कर देते हैं। एक जगह लॉस्की ने कहा भी है, लॉस्की ये इसके प्रमुख विचारक हैं बहुलवाद के, लॉस्की ने एक जगह कहा भी है कि यदि संप्रभुता के सिद्धांत को राजनीति से निकाल दिया जाए, राजनीति से निकाल दिया जाए तो यह राजनीति विज्ञान के लिए अस्थायी रूप से लाभकारी होगा। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि एक तरह से जो बहुलवादी संप्रभुता का सिद्धांत के समर्थक जो हैं, एक तरह से जो संप्रभुता के मुख्य जो अवधारणा है उसके ठीक विपरीत जाके बात करेंगे और संप्रभुता की अवधारणा को ही समाप्त करने की बात कर देते हैं। अब हम इसके समर्थक देख लेते हैं। समर्थक में सबसे पहले तो है ए.डी. लिंडसे, ए.डी. लिंडसे, ह्यूगो क्रैब, लास्की, हेरोल्ड जे लास्की, मैकाइवर, उसके बाद है अर्नेस्ट बर्कर। ये इसके मुख्य समर्थक हैं। इस प्रकार हमने बहुलवादी संप्रभुता के सिद्धांत को भी देख लिया। अब हम कानूनी संप्रभुता जो निवास के आधार पर जो हमने देखा था, कानूनी संप्रभुता और वास्तविक संप्रभुता, उसको देखते हैं। जब हम कानूनी संप्रभुता की बात करेंगे तो हम मुख्य रूप से कानून पर फोकस करेंगे कि जो संप्रभुताधारी है उसमें यह क्षमता होनी चाहिए या यह शक्ति होनी चाहिए कि वह कानून का निर्माण करे, कानून का निर्माण और कानून को लागू करें। यानी कि कानूनी प्रभुसत्ता की बात जब हम करते हैं तो ये देखा जाता है कि प्रभुसत्ताधारी जो है कानून के निर्माण करने तथा कानून को लागू करने की उसकी शक्ति होती है। यानी कानूनी रूप से वही कानून का निर्माण कर सकता है और कानून को लागू कर सकता है। तो इस प्रकार कानूनी प्रभुसत्ता का अर्थ कानून के निर्माण और कानून को लागू करने की शक्ति से है। हम इसको दो प्रकार देखते हैं। पहला तो है विधि सम्मत प्रभुसत्ता, विधि सम्मत, इसको इंग्लिश में डी ज्यूरे कहा जाता है। विधि सम्मत का क्या अर्थ है? विधि सम्मत संप्रभुता का अर्थ है कि कानूनी रूप से जिसे संप्रभु माना गया है, जिसे संप्रभु माना गया है वही संप्रभु शक्ति का प्रयोग करता है,
वही संप्रभु शक्ति का प्रयोग करता है। ठीक है। अब दूसरा जो इसका प्रकार है वो है तथ्य सम्मत। इसको कहते हैं डी फैक्टो। इसका मुख्य आधार क्या है कि इसमें कहा जाता है कि जो कानूनी रूप से जो संप्रभु माना गया है उससे अलग व्यक्ति की आज्ञा का पालन होता है, उससे अलग व्यक्ति या संस्था की आज्ञा का पालन होता है। कहने का मतलब यह है कि कानूनी रूप से तो संप्रभुता राजा में नहीं था, लेकिन उसका प्रयोग कोई और व्यक्ति कर रहा है, उसकी कोई कानूनी स्थिति नहीं है, यानी कानून में उसको ये संप्रभु नहीं माना गया है, लेकिन वास्तविक रूप में संप्रभुता का प्रयोग वही कर रहा है। इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से देख सकते हैं कि जब रूस में बोल्शेविक क्रांति हुई है तो वहाँ पर बोल्शेविक क्रांति से पहले किसका शासन था? जार शासक का, जो राजतंत्र चलता था। इस जार के विरुद्ध में लेनिन ने बोल्शेविक क्रांति करी। तो जिस समय बोल्शेविक क्रांति हो रही थी उस समय में कानूनी रूप से तो संप्रभुता जार में निहित थी, लेकिन लोग जो थे वो जार की आज्ञा का पालन नहीं करके लेनिन की आज्ञा का पालन कर रहे थे। तो उस समय में जो तथ्य सम्मत संप्रभुता थी वो लेनिन में नहीं थी। उसके बाद आप इसको जब भी कोई क्रांति होता है या विद्रोह की ये होती है, विद्रोह का जब बिगुल बजता है, तो उस समय में आप अक्सर देखेंगे कि लोग बाग जो है वो वर्तमान शासक जिसमें कि संप्रभुता कानूनी रूप से या संवैधानिक रूप से निहित है, उनकी आज्ञा का पालन नहीं कर वो जो विद्रोह के नेता होते हैं उनकी आज्ञा का पालन करने लगते हैं। तो उस समय में जो विद्रोह के नेता है वो तथ्य सम्मत प्रभुसत्ताधारी बन जाते हैं। विधि सम्मत प्रभुसत्ताधारी तो वही है जिसमें कानूनी रूप से संप्रभुता निहित है और वास्तव में उस संप्रभुता का प्रयोग भी वही कर रहा है, यानी लोग बाग उसी की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। तो इस प्रकार हम कानूनी संप्रभुता का जो दो प्रकार देखे, विधि सम्मत और तत्सम्मत, इसमें अंतर सिर्फ इतना ही है कि विधि सम्मत में जो संप्रभु है उसी की आज्ञा का पालन हो रहा है और तत्सम्मत में जो संप्रभु है उसकी आज्ञा का पालन नहीं होकर के किसी और व्यक्ति की आज्ञा का पालन हो रहा है जिसकी कोई कानूनी स्थिति नहीं है। एक चीज़ और इसमें देखना है कि जो तथ्य सम्मत प्रभुसत्ताधारी होता है वो ज़्यादा समय तक अपने आप को तथ्य सम्मत रखना नहीं चाहता, वो जल्द से जल्द उसको विधि सम्मत संप्रभुता में परिवर्तित करने का प्रयास करता है और वो इसके लिए या तो कानून बना करके या संविधान में परिवर्तन कर करके स्वयं में फिर संप्रभुता निहित वैधानिक रूप से भी कर लेता है। तो ये एक तरह से अस्थायी संप्रभुता का सिद्धांत, ये तथ्य सम्मत संप्रभुता का सिद्धांत है। अब हम वास्तविक संप्रभुता को देख लेते हैं। तो वास्तविक संप्रभुता कहने का मतलब ये है कि संप्रभुता वास्तव में कहाँ निवास कर रहा है, वास्तव में कहाँ निवास कर रहा है, इसी को हम वास्तविक संप्रभुता कहा जाता है। वास्तव में कहाँ पर संप्रभुता निवास करता है। अब हम इसके दो प्रकार, जैसे कि हम वर्गीकरण जब देखे थे तो उसमें देखे थे कि वास्तविक संप्रभुता के दो प्रकार हैं। एक तो है लोकप्रिय संप्रभुता जिसको कि पॉपुलर सोवरेनिटी कहा जाता है। लोकप्रिय संप्रभुता का क्या मतलब है? लोकप्रिय संप्रभुता का अर्थ है कि इसमें कानूनी रूप से जनता संप्रभु होती है, यानी कानून के द्वारा यह माना जाता है कि जनता संप्रभु है। इसके साथ साथ यह भी होता है कि जनता स्वयं इस संप्रभु शक्ति का प्रयोग करती है, संप्रभु शक्ति का प्रयोग करती है। जब ऐसी स्थिति आती है तो इसको लोकप्रिय प्रभुसत्ता, पॉपुलर सोवरेनिटी कहा जाता है, यानी कि इसमें लोकप्रिय संप्रभुता में कानूनी रूप से जनता संप्रभु होता है और जनता द्वारा ही इसका प्रयोग होता है। तो ये ऐसा जो स्थिति देखने को मिलती है वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र में हमें देखने को मिलती है, जहाँ पर जनता स्वयं शासन कार्य संभालती है, स्वयं कानून बनाती है और स्वयं उसको लागू भी करती है और उल्लंघन करने वालों को स्वयं दंड भी देती है। तो यहाँ पर जो संप्रभुता होता है वो जनता में निहित होती है और जनता के द्वारा ही उसका प्रयोग किया जाता है। इसके जो प्रसिद्ध समर्थक हैं वो है जेजॉक रूसो। इसका जो दूसरा प्रकार है राजनीतिक संप्रभुता।
राजनीतिक संप्रभुता यानी पॉलिटिकल सोवरेंटी। राजनीतिक संप्रभुता में माना जाता है कि इसके प्रमुख समर्थक जो हैं डायसी हैं और लॉक हैं। डायसी कहते हैं, डायसी का कथन है कि जो विधिवेत्ता जिसे संप्रभु के रूप में मान्यता देते हैं, संप्रभु के रूप में मान्यता देते हैं, यानी कानूनी रूप से जो संप्रभु होता है, विधिवेत्ता जिसे संप्रभु के रूप में कानूनी मान्यता देते हैं, उसके पीछे एक और प्रभुसत्ताधारी होता है, उसके पीछे एक और प्रभुसत्ताधारी है। और इस जो कानूनी प्रभुसत्ता कानूनी संप्रभु है, उसको इस पीछे वाले प्रभुसत्ताधारी के पीछे झुकना पड़ता है। तो इसे ही राजनीतिक प्रभुसत्ता कहा जाता है। जो ये पीछे वाली प्रभुसत्ता है, इसी को राजनीतिक प्रभुसत्ताधारी कहा जाता है, जिसके सामने इस जो कानूनी संप्रभु है उसको झुकना पड़ता है। ऐसी स्थिति हम कहाँ देखते हैं? प्रतिनिधि लोकतंत्र में। प्रतिनिधि लोकतंत्र में आप देखेंगे कि जो शासन संचालन का काम है वो संसद और मंत्रिपरिषद करती है, लेकिन जब हम चुनाव के समय देखते हैं या अन्य समय में भी लोगों की तरफ से सवाल पूछा जाता है सरकार को, लोगों की तरफ से सरकार का कार्यों का आकलन किया जाता है, या जब चुनाव होता है तो उस समय में इस जो पीछे वाली प्रभुसत्ता यानी कि जो आम जनता है, इसमें आम जनता के सामने इस जो कानूनी रूप से संप्रभु कौन है, संसद है या मंत्रिपरिषद है, उसको इस आम जनता के सामने झुकना पड़ता है। तो इसी आम जनता के में जो ये पावर है, इसी को राजनीतिक संप्रभुता कहा जाता है। यानी कि लोकप्रिय संप्रभुता में है कि कानूनी रूप से और उसका प्रयोग भी जनता ही करती है संप्रभुता का। लेकिन जब हम राजनीतिक संप्रभुता देखते हैं तो उसमें कानूनी रूप से तो संप्रभु कोई और है, यानी कि संसद है या फिर कार्यपालिका है, लेकिन उसके पीछे भी एक प्रभुसत्ताधारी है जिसके सामने ये जो कानूनी प्रभुसत्ताधारी है उसको झुकना पड़ता है, और वो प्रभुसत्ताधारी है आम जनता। इसी को राजनीतिक संप्रभुता कहा जाता है। तो इस प्रकार यहाँ पर देखते हैं कि वास्तविक संप्रभुता कहाँ निवास कर रहा है? आम जनता में। लास्ट में अंततुगतवा वो संप्रभुता जो है आम जनता में निवास कर रहा है। तो इस प्रकार हम देख लिए कि वास्तविक संप्रभुता में दो प्रकार है, लोकप्रिय संप्रभुता और राजनीतिक संप्रभुता। तो इस प्रकार हम एक तरह से संप्रभुता का जो जनरल थ्योरी है उसको हमने देख लिया। अब जो विभिन्न विचारक का विचार भी, कई विचारक हैं जो संप्रभुता के बारे में विचार दिए हैं, तो उनका जब हम थिंकर को आगे देखते जाएंगे तो उसमें हम उनके संप्रभुता संबंधी विचार को भी देखते जाएंगे। इस वीडियो में इतना ही। अब हम अगले वीडियो में एक नए थिंकर के साथ या नए सिद्धांत के साथ फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।